अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज है इसका 5th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। यहां बताओ राइट ट्रायंगल, यहां बताओ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हमारे पास आपने क्लास 8 में, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक साइड होता है 90 डिग्री और एक साइड नहीं, एक एंगल होता है 90 डिग्री और इसी एंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल। इसलिए आपने चैप्टर ट्रायंगल्स में, चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री में देखा होगा कि हम कहते हैं कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल एट बी मतलब बी जो हमारे पास है वो है 90 डिग्री या बी जो हमारे पास है वो है राइट एंगल। इसके साइड्स को हम क्या नाम देते हैं? जो इसका सबसे लंबा साइड होता है इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। ये आपको दूर से दिखाई देगा कि ये जो साइड है जिसको मैंने हाइपोटेन्यूज लिखा, ये जो साइड है जिसको मैंने हाइपोटेन्यूज लिखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा वाला साइड है। या आप बोल सकते हो इसको द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। जो साइड अपोजिट होगा 90 डिग्री के राइट एंगल के, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके बाद बचे ये दो साइड्स, इनको क्या हम नाम देते हैं? इसको अगर मैं नाम दूंगा बेस तो ये हमारे पास क्या बन गया? परपेंडिकुलर बोलो या बोलो व्हाट वी कॉल एज अल्टीट्यूड। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। ये जरूरी नहीं है यही बेस हुई, ये हाइपोटेन्यूज कंफर्म है यही लॉन्गेस्ट साइड। अगर आप इसको बेस मानोगे तो ये हमारे पास बना परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये हमारे पास बेस है, ये क्या फिर हमारे पास बन गया अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ट्रायंगल के बारे में, इस ट्रायंगल पर एप्लीकेबल होती है एक मशहूर थ्योरम, एक फेमस थ्योरम जो पाइथागोरस भाई साहब ने दी थी। उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि इसने यहाँ पे अल्टीट्यूड वर्ड किया है यूज, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अल्टीट्यूड स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है एक मशहूर थ्योरम, एक फेमस थ्योरम जो पाइथागोरस भाई साहब ने दी थी, दैट्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। खत्म। ये पॉइंट्स आपको जरूरत होंगे इस क्वेश्चन में, ये पॉइंट्स आपको जरूरत लगेंगे अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, हालांकि आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी पता होंगे, मतलब ये 7th में भी हम पढ़ते हैं, 6th में भी पढ़ते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे मुनासिब समझा कि मैं यहाँ पे पहले आपको ये पॉइंट्स बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये इतने तूफानी कोई पॉइंट्स हैं नहीं। और अगर आप मुझसे पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, मैंने जो ट्राइगोनोमेट्री जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। हालांकि वहां पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में मुझे यही पॉइंट्स जरूरत है तो मैंने यही पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए। तो मैं ट्रायंगल यही रखूंगा और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। जो ये हमारे पास क्वेश्चन है ये है किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल में। जरा मुझे बता राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जरा मुझे बता क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चन में कोई चीज, किसी चीज मतलब कोई चीज, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अल्टीट्यूड है, ये आपको दे के इन टर्म्स ऑफ अल्टीट्यूड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ बेस। वही मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी कोई चीज दूसरी चीज के टर्म में गिवन होगी, आप लेट करोगे दूसरी चीज को। अरे तुझे समझ नहीं आया? ये मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि अगर आपके पास कोई चीज दूसरी चीज के टर्म्स में गिवन है, आप इस चीज को लेट नहीं करोगे, आप उस दूसरी चीज को लेट करोगे। यहाँ पे मेरे पास अल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल का देखिए इन टर्म्स ऑफ इट्स बेस, दैट मींस आई विल नॉट लेट हियर अल्टीट्यूड टू बी x, आई विल लेट बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल टू बी x। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेस को लूंगा x, अल्टीट्यूड क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, दैट मींस इट्स x माइनस 7 सेंटीमीटर। तुझे समझ नहीं आया? मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं लिखूंगा लेट द बेस ऑफ। आधे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेस को क्यों लेट करेंगे अल्टीट्यूड। अरे बाबा, अल्टीट्यूड देखिए है ना इन टर्म्स ऑफ बेस,
इसलिए मैं लेट करूंगा बेस को। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो बेस है हमारे पास राइट ट्रायंगल की, उसको मैं मानूंगा x। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x। जरा मुझे बता x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का जिक्र हुआ। अगर मैं बेस लिया x, देयरफॉर जरा मुझे बताओ ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू, ऑल्टीट्यूड क्वेश्चन ही बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7। आधे बच्चे लिखेंगे 7 माइनस x। अरे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब अगर बेस है 13 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड होगा 6 सेंटीमीटर, हुआ ना 7 सेंटीमीटर लेस देन its base, that is 13 minus 7, not 7 minus 30, that is 13 minus 7, not what we call as 7 minus 13। ये क्वेश्चन आप ये यहाँ पे आपको समझ आया होगा। ये कह रहा है कि अल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अगर बेस है x सेंटीमीटर, दैट मींस अल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये मैं मानूंगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मुझे देखिए 13 सेंटीमीटर, मुझे बताओ इसको मैं मानूंगा बेस। हालांकि अभी मैंने कहा आपको कोई मतलब ये आपको पाबंदी नहीं है कि आप इसी को बेस मानोगे, ये आप इसको भी बेस मान सकते हो। चलो आप मानते हैं जनरल इसी को बेस, इसको मैं मानूंगा x सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। जरा मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर। ऑल्सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल्सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, फाइंड द अदर टू साइड्स, दैट मींस मुझे फाइंड करना है बेस और अल्टीट्यूड। जरा मुझे बताओ मुझे फाइंड क्या क्या करना है, बेस और क्या फाइंड करना है, अल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। अरे यार पाइथागोरस भाई साहब की मशहूर थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब हम पाइथागोरस भाई साहब की मशहूर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, उससे बनेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई साहब x का वैल्यू निकाल डाल, x का वैल्यू निकला तो क्या निकला हमारे पास बेस, अगर बेस निकला तो हमारे पास खुद ही क्या निकला अल्टीट्यूड, दैट मींस बेस और अल्टीट्यूड निकालना था। बेस और अल्टीट्यूड दोनों निकलेगा कहां से, अगर हम पाइथागोरस भाई साहब की थ्योरम अप्लाई करेंगे। जरा मुझे बताओ हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, अप्लाइंग, मैं लिखूंगा यहाँ पे अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। चलो मैंने इसको नाम भी दिया है यहाँ पे, अच्छा लगेगा, इन ट्रायंगल ABC, वो खुद पता ही है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जरा मुझे पता पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, which implies to hypotenuse square हुआ 13 square is equal to what is base का square, base का square हुआ x square plus what is altitude का square, altitude का square हुआ x minus 7 का square। जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 13 स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर IC रहेगा प्लस ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होता है 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 क्या होता है 14 इंटू x क्या होता है 14x। तुझे समझ नहीं आया, अरे यार सर ये कैसे आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर आपको याद हो, विच इम्प्लाइज टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2x स्क्वायर। इसको मैं राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, प्लस ये है ना 49, पहले मैं लाता हूँ माइनस 14x, फिर क्या हमारे पास प्लस 49, ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे आया, अरे वैसे ही आया जैसे आता है। मुझे बताओ ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x यहाँ पे बचेगा प्लस 49, ये है ना एक्चुअल में इज इक्वल टू 169। इसको मैंने लगाया किस साइड में, लेफ्ट साइड में। दैट असल में क्या मैंने किया, देखो असल में मैंने क्या किया, मैंने असल में पहले इसको रिशफल किया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x को मैंने लेफ्ट साइड लाया, 169 को मैंने राइट साइड लाया, फिर मैंने इसको लिखा लेफ्ट साइड और 169 को मैंने क्या लाया था राइट साइड, इसको मैंने लेफ्ट साइड से ट्रांसफर किया, ये बन गया माइनस 169 विच इम्प्लाइज टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये क्या हमारे पास बन गया 49 माइनस 169, आई थिंक इट कम्स इक्वल टू माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बताओ, मैंने कल भी बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई चीज कॉमन निकल रहा है तो देरी नहीं है, देरी किस बात की, विच इम्प्लाइज टू, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 2
2x स्क्वायर। सर वो 2 कहाँ पे किया, वो निकलेगा ना कॉमन, फिर वो 2 होगा डिवाइड 0 को, वो बन जाएगा ना 0। अरे यार x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा 7x, 120 में से 2 कॉमन निकलो, यहाँ पे क्या बचा 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या तू बोलेगा आफ्टर आंसर को सर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आएगी। अरे कोई मसला ही नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लूंगा और सॉल्व करूंगा। मैंने जैसा बोला था पाइथागोरस भाई साहब की थ्योरम अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा तो मतलब बेस निकली तो ऑल्टीट्यूड निकला, मतलब वही दो चार वैल्यूज हमें चाहिए थे ना। जरा मुझे बताओ इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं एक ही मेथड को जानता हूँ, लेकिन आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं और मेथड को जानूंगा। 60 को क्या हम निकालेंगे पहले फैक्टर्स, 230r, 215r, 35r, 51r। जरा मुझे बताओ, मुझे इन फैक्टर्स को रीअरेंज करके किसी तरीके से 7 लाना है। जरा मुझे बताओ जल्दी कैसे आएगा। 2 2r, 4 4 3r, 12 और 5 बन गया 7। अरे यार आंसर आपने तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मास्टर बना दिया। एक ही झटके में हम निकाल रहे। 12 और 7 ऐसे दो नंबर्स है जिनको मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या लिख सकता हूँ 7 के बराबर। कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं माइनस रखूंगा, 5 को मैं प्लस रखूंगा। -12 + 5 दैट इज इक्वल टू -7। वही मुझे एक्चुअल में -7 लाना है। और जो उन दो टर्म्स का सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 60। वो तो पता ही है क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स में मैंने निकाला नहीं, लेकिन सम तो आएगा ही, ये प्रोडक्ट तो आएगा ही 60। जरा मुझे बता इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर। जरा मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा -12x, what we call it -12x। इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर -12x + 5x। ये है -60 यहाँ से, हाँ -60 इज इक्वल टू 0। मुझे पता कोई रूल मत वायलेट हुआ, कुछ नहीं सर। -12x + 5x -7x, -12 into +5 दैट्स -60। जरा मुझे पता यहाँ है ना a into c दैट्स -60। खत्म बात। मुझे पता यहाँ पे x निकलेगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा x -12, यहाँ पे निकलेगा कॉमन प्लस, यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन 5, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे आएगा प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज तो आप लिख सकते हो x + 5 into x - 12 is equal to 0, which implies to either, या आप लिख सकते हो यहाँ पे either, यहाँ पे x के दो वैल्यूज क्या आएंगे, either x is equal to -5 और x is equal to +12। जरा मुझे बता -5 वाला यही कैंसल हो गया सर। क्यों हो गया कैंसल? क्योंकि x हमने लेट किया है बेस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वो x is equal to -5, x is equal to -5 cannot x since, हाँ यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा since, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा इसको since, यहाँ पे x के दो वैल्यूज निकले -5 एंड +12। -5 को क्यों मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि x है बेस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। since -5 सेंटीमीटर cannot be base of राइट ट्रायंगल। मैंने क्या कहा, x हमारे पास निकला what we call as -5 सेंटीमीटर, लेकिन ये बेस हो ही नहीं सकता है। therefore x is equal to 12 सेंटीमीटर is the base of, वो बेस है क्या ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेस है किसकी, राइट ट्रायंगल की। अगर बेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, देयरफॉर मैं आल्सो लिख सकता हूँ ऑल्टीट्यूड ना, देयरफॉर नहीं एक बार आया ना, देयरफॉर मैं लिखूंगा आल्सो ऑल्टीट्यूड जो है वो किसके बराबर, x - 7 विच इज इक्वल टू x है 12 - 7 विच इज इक्वल टू 12 - 7 इट इज 5 सेंटीमीटर। हमें यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या है, एक आया हमारे पास 12 सेंटीमीटर दैट इज बेस, और ऑल्टीट्यूड हमारे
हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। सिंपली सर क्या करना है, बेस को लेट के x अल्टीट्यूड खुद आया x-7, उसके बाद पाइथागोरस भाई साहब की थ्योरम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके x का वैल्यू निकला, एक कैंसल, एक हमारे पास क्या बन गया x का प्रॉपर वैल्यू, वो क्या है बेस, और बेस से फिर आप आराम से अल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हो। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6 और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स आल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. कुछ word problems या कुछ statement based questions हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आपको एक एक वर्ड कीनली पढ़ना है। क्या कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे। एक डे में कुछ आर्टिकल्स कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था कल के लेक्चर में, वहां पे भी ऐसा ही कुछ शायद वही कॉटेज इंडस्ट्री थी। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये ऑब्जर्व किया गया ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उस दिन जिस दिन की ये बात कर रहा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल की, मतलब हर किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनने की जो कॉस्ट है वो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उस दिन कितने आर्टिकल्स इस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए प्लस, अरे यार तुझे समझना, 2 टाइम्स कितने आर्टिकल्स इसने प्रोड्यूस किए प्लस 3, तुझे समझ नहीं आया। मतलब जिस दिन की ये बात कर रहा है उस दिन एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो थी 3 मोर देन ट्वाइस। क्या ट्वाइस? जितनी आर्टिकल्स इस कंपनी ने उस दिन प्रोड्यूस किए। तुझे समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन की ये बात कर रहा है एक आर्टिकल की कीमत क्या थी प्रोड्यूस होने की मतलब प्रोड्यूस होने में इसको कितने रुपये लगते थे, वो लगते थे 3 प्लस 2 टाइम्स व्हाट वी कॉल एज कितने आर्टिकल्स इसने उस दिन प्रोड्यूस किया। अरे अभी मैंने आपको बोला ना, जब भी आपको एक चीज देके होगा इन टर्म्स ऑफ दूसरा चीज, आप लेट करेंगे दूसरी चीज को, आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल देके इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यू विल लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जरा क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे को लेट करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल खुद ही निकल आएगा। जरा मैं लेट करूंगा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए ऑन दैट डे, जिस डे की ये बात कर रहा है, मैं उसको मानूंगा x। मैंने कहा कि x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उस दिन में। जरा मुझे बता एक आर्टिकल की कीमत कितनी? अरे यार मुझे जल्दी बताओ, कॉस्ट ऑफ, कीमत नहीं, प्रोड्यूस होने में कितना पैसा उसको लगेगा, वो जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? अरे तुझे समझ नहीं आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? 3 more than twice number of articles produced on that day। मुझे बताओ उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x। मुझे पता एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 3 मोर देन, मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स। क्या ट्वाइस? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, दैट्स x। अरे ये तुझे समझ आना चाहिए। क्वेश्चन खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल्स कंपनी ने प्रोड्यूस उस दिन कितने की x। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है? क्वेश्चन बोल रहा है 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे। मतलब मैं समझाऊंगा आपको ऐसे। अगर 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कंपनी ने उस दिन किए, कंपनी का ये अजीब सा रूल है, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसी कंपनी का रूल क्या है, मतलब ये रूल क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया। मतलब जितने आर्टिकल्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है एक
कि बनने की कीमत जो है ना वो है 3 + 2 टाइम्स दैट मीन्स 3 + 2 टाइम्स 10 हुआ 20, 20 + 3 दैट इज 23 है। अगर कंपनी दिन में 10 आर्टिकल्स उस दिन बना रही है, उस दिन में 10 आर्टिकल्स बना रही है, मतलब एक आर्टिकल को बनने में 23 रुपीज लगते हैं। तुझे समझ नहीं आया? मुझे लगता है मुझे लगता है इससे अलावा जितना मैंने कोशिश की इस क्वेश्चन को समझाने की, लैंग्वेज को समझाने की, इससे अलावा आइंस्टाइन या मैथमेटिशियंस आपको समझा सकते हैं। मुझे लगता है वो भी इतना नहीं समझा सकते हैं। मुझे लगता है मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपको कैसे मैं यहाँ पे समझाऊं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी हमें पता चला, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे भी पता चला। आल्सो ये कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो टोटल कॉस्ट लगा सब आर्टिकल्स को प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सब आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सब आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। अच्छा मुझे बताओ सब आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा? 90। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए? x। ए की कीमत क्या है? 3 + 2x। मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे बना के दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनेगी? अरे यार एक और विच इम्प्लाइज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? 90 रुपीज। तुझे समझ नहीं आया? मुझे पता टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 90 रुपीज। मैं लिख सकता हूं ना एक मतलब कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाइड में एक की कीमत कितनी है, वही हुआ ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसको बेस्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि लेट अस सपोज ये 10 हुए प्रोड्यूस, ये 10 आर्टिकल्स इसने प्रोड्यूस किए एक दिन में। 3 + 2 टाइम्स 10 क्या आएगा? 23 रुपीज एक की कीमत है। 23 × 10 क्या है? 230। व्हाट इज 230? 230 है एक दिन में तमाम आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में कंपनी को कितना खर्चा लगा। तुझे समझ? वो कंपनी वही से बता रही है 90, तो दैट मींस वो 90 किसके बराबर होगा? कितने आर्टिकल उस दिन में प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाइड में एक आर्टिकल की कीमत कितनी है। तुझे समझ नहीं है? मैं कह रहा हूं कि अगर लेट अस सपोज 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, एक की कीमत क्या है? 23। 23 × 10 क्या है? ये हुआ ना टोटल। मतलब मुझे बता एक चीज, ये क्या है हमारे पास? व्हाट इज 3 + 2x? ये है कि एक आर्टिकल की कीमत प्रोड्यूस होने की कितनी है। ये क्या है? कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, मतलब एक आर्टिकल की कितनी कीमत है मल्टीप्लाइड में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। ये मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यही मुझे देगा ना कि कितना रुपया लगा कंपनी को दिन में इन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में। वही कह रहा है कि कंपनी को दिन में इन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में 90 रुपया लगे। मैं लिख सकता हूं विच एम्प्लाइज टू x, it is the number of articles produced on that day multiplied by 3 + 2x, it is the cost of production of each article। मतलब एक आर्टिकल को के बनने की कीमत मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने बने उस दिन, वही होगा 90 रुपीज। मतलब इस कंपनी को 90 रुपया दिन में लगा इन सब आर्टिकल्स को बनाने में। अब तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3x। असल में मसला होता है क्वेश्चन को यहाँ तक लाना। ये कैसे आप ला सकते हैं? लैंग्वेज को अंडरस्टैंड। एक की कीमत मल्टीप्लाइड में कितने प्रोड्यूस हुए, वही हुआ ना कंपनी को दिन में कितना खर्चा लगा। लेट अस सपोज बेटा तूने कल को घर में मार्कर इंडस्ट्री लगा दी। मैं कह रहा हूं कि एक मार्कर को, मतलब मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, एक मार्कर को बनने में 10 रुपया लगते हैं। आपने 10 मार्कर बनाए, मुझे पता आपको दिन में टोटल मार्करों पे कितना खर्चा है। एक को बनने में 10 लगते हैं, मल्टीप्लाइड में कितने प्रोड्यूस किए 10, वो 100 आपको मार्कर बनाने में खर्चा आया। वही मैं कह रहा हूं ना, ये कितने बना रहा है, मतलब x मार्कर्स बना रहा है। आर्टिकल्स यहाँ पे तू मार्कर्स ले, ये कितना बना रहा है? x मार्कर्स बना रहा है। एक की कीमत कितनी है? वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 + 2x, कुछ भी आए 3 + 2x है। दैट इज एक को मतलब कितने मार्कर्स प्रोड्यूस कर रहा है? इतने। मुझे पता एक की कीमत क्या है? इतना। मतलब मुझे पता टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिन में कितना खर्चा आएगा, इतना माइनस इतना। वही ये कह रहा है वही से दिन में 90 रुपया खर्चा आया। यही हुआ ना, इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 90। मुझे लगता है कि इससे अलावा कुछ बचा ही नहीं। दैट इज 3x + 2x, दैट इज 2x² इज इक्वल टू 90। या मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, -90 इज इक्वल टू 0। हाँ ये रुपीज में लेना आप, ठीक है। ये ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस x, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ ये प्रोडक्शन, ये है इन रुपीज, ये है रुपीज में, ठीक है। ये भी है ना 90 रुपीज में। तुझे समझ नहीं आया? ये भी है ना रुपीज में, इसलिए सॉरी ये रिकॉर्डिंग यहाँ से कट हो गई थी। जरा मुझे बता इसको हम कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस x² को मैं पहले ले आऊंगा, 2x², ये बन गया यहाँ पे, +3x को मैं बाद में लिखूंगा,
-90 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या तू बोलेगा सर मैं नहीं जानता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ना सर, आपने 30-35 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो कोई मसला ही नहीं है। अगर इसके बावजूद भी बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी भी सॉल्व नहीं करना आता है बाय फैक्टराइजेशन, बेटा फिर ये आपकी बदकिस्मती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा मुझे बता, क्या तू यहाँ पे 2 कॉमन निकालेगा। सर यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉमन हर किसी में निकलना चाहिए। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यही रखूंगा और इसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा, वरना कॉमन से थोड़ा आसान होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। जरा मुझे बता, हमें क्या पहले करना होता है सर? फैक्टर्स निकालने होते हैं। किसके? a इंटू सी। यहाँ पे तो 90 के फैक्टर्स निकालेगा, 90 के फैक्टर्स ना सर, वो तुझे आदत हुआ है ना a को 1, फिर तू 90 के फैक्टर्स ही निकालता है c के। ना सर, फैक्टर्स निकालने होते a इंटू सी। यहाँ पे 90 इंटू 2 दैट मीन्स 180 के फैक्टर्स निकालने। हमें ये किसी भी तरीके से फैक्टर्स को अरेंज करके क्या लाना है? 3। अरे चलो देखेंगे, 290 आर, 245 आर, 315 आर, 35 आर एंड 51 आर। जरा मुझे बता, फैक्टर्स को रीअरेंज करके देख। 2 आर 4, 3 आर 12, हो गया खत्म बात। 35 आर 15। अरे यार, आफ्टर सर ने तो हमें पूरा ड्रिल करा है इस पे, उनको कैसे रीअरेंज करेंगे, इस मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स। लिखा ना 12 और 15। जरा मुझे बता, 12 और 15 का प्रोडक्ट 100% होगा 180। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में सी निकाला। अब क्या हमें देखना है, इनका सम या सब्ट्रैक्शन आना 3 के बराबर है। यार 15 माइनस 12x इट इज इक्वल टू 3, खत्म बात। दैट मीन्स मिडिल टर्म को हमने ये ऐसे कैसे लिखना है? दैट मीन्स 15x माइनस 12x दैट इज इक्वल टू 3x। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। प्रोडक्ट भी इनका आया बराबर किसके? दैट मींस 15 प्लस 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस दैट्स माइनस 12 इंटू 15 दैट्स इक्वल टू 180। वही माइनस 180 मुझे लाना था ना, 2 इंटू माइनस 90 होता है ना, माइनस 180। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर, मुझे पता, जल्दी जल्दी इसको मैं लिखूंगा प्लस, इसको मैं लिखूंगा माइनस 12x प्लस 15x। माइनस 90 है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने क्यों नहीं लिखा 15 माइनस 12? चाहे तो 15 माइनस 12 लिख या 12 माइनस 15, सर फायदा क्या है इसमें? क्योंकि मुझे आगे जाके कॉमन भी निकालना है। यहाँ पे मुझे 2 डायरेक्टली कॉमन निकलेगा, यहाँ पे मुझे 15 कॉमन निकलेगा। हालांकि अगर मैं लिखता 15 माइनस 12 तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको रीअरेंज करके फिर मुझे आगे वाला स्टेप भी देखना है, मुझे कॉमन निकालना है। ये मैंने हालांकि आपको बहुत बार बताया। 2x स्क्वायर, यहाँ पे निकलेगा 2x कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा प्लस 15, यहाँ पे बचा x माइनस 6। जरा मुझे बता, इज इक्वल टू 0 आप लिखोगे यहाँ पे इधर और वाला किस्सा 2x, इधर आप लिखोगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और आप लिखोगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू, यहाँ पे आएगा x माइनस 15/2, यहाँ पे आएगा और x का वैल्यू आएगा 6। जरा जल्दी जल्दी मुझे पता ये क्यों कैंसल हो गए? x इज इक्वल माइनस 15/2। x क्या हमने लेट किया है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे माइनस 15/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 7.5। क्या माइनस 7.5 हो सकते हैं आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे? सर नॉट पॉसिबल। x इज इक्वल टू 6 हो सकते हैं आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे? हाँ 6 आर्टिकल्स तो प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं डे। इसको क्या मैं लिखूंगा? सिंस minus 15 divided by 2 articles cannot be produced, particles does not exist। सीधा लिखिएगा शॉर्ट में, does not exist। माइनस 15 डिवाइड बाई 2 आर्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या मतलब? माइनस 7.5 आर्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आर्टिकल्स, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देयरफॉर ऐसे मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस एक इंडस्ट्री करती है डे में, प्रोड्यूस्ड इन ए डे
जो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है डे में इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 6। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको लिखा। मैंने कहा कि 15 डिवाइड बाई 2 आर्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो एक्स का दूसरा वैल्यू क्या है 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए डे में वो कितने हैं 6। एक क्वेश्चन यही था हमारे पास, इसके दो पार्ट थे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वो है 6 लिखा ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जरा मुझे बता कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 3 + 2x। इसको हम सॉल्व करेंगे जरा। ऑल्सो ये इसके नीचे लिखना है, मतलब जो मैं अब लिख रहा हूं ना ये इसके आपको नीचे लिखना है। जरा मुझे बता पहले क्या लिखेगा ये, फिर ये यहाँ से, फिर क्या लिखेगा ये, इसके नीचे क्या लिखेगा ये, और फिर इसके नीचे क्या लिखेगा ये। ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब हर किसी आर्टिकल को बनने में कितना पैसा लग रहा है। जरा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब क्या होता है, हर किसी आर्टिकल को बनने में कितना पैसा लग रहा है। वो हमने ऑलरेडी कहा है ना 3 + 2x, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कह रहा था ना हर किसी आर्टिकल को बनने में पैसा लग रहा है 3 more than twice number of articles produced in that day, that is 3 + 2 × 6 that is equal to 26, that is equal to 15। जरा मुझे बताओ 15 रुपया लग रहे, रुपीज को साथ लिखना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 15 रुपीज। जरा आप चेक कर मुझे बता मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन ने क्या था, कहा था आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, वो कितना हमें निकला 6। मुझे बता कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर किसी आर्टिकल को बनने में कितने रुपीज लग रहे हैं 15। मुझे बताओ जरा मुझे बताओ दिन में टोटल कितना खर्चा आया, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। दिन में कंपनी को कितना खर्चा आया, 6 आर्टिकल्स बनाए, एक आर्टिकल को बनने में 15 रुपया लगे, 15 × 6 दैट इज इक्वल टू 90। वही कह रहा था ना 90 इसको मतलब पूरे दिन में जो सब आर्टिकल्स बनाने में खर्चा आया। ये इसी से खत्म होती है एक्सरसाइज 4.2। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सरसाइज, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3, और उसी के साथ ये चैप्टर एंड होगा। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।